जो वीडियो देख रहा है इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। एक बार फिर वो दरवाज़ा बजाने लगी थूं कि दरवाज़ा खिल गया, उनका उठता हाथ रुक गया। मैं तो दरवाज़ा खोलने वाले को देखकर मबहूत हो गया। क्या हसन था! उभरती जवानी, बड़ी बड़ी आंखें, उनमें चमकती शनाशाई की लहरें। खिले लंबे बाल, सुर्ख सूट पहने अपने आप को दोपट्टे से छुपाने की नाकाम कोशिश करते सामने खड़ी हसन की मूरत। मैं तो इसको पहचान कर भी पहचान न पाया। इसने उम्मी से प्यार लिया। उम्मी तेजी से आगे बढ़ गई। मैं बुत बना इस हसन की देवी को देखने में मगन था। इसने गला घनकार कर कहा, बिल्लो, क्या बात है, अंदर नहीं आना तो मैं दरवाज़ा बंद करूं? इसकी आवाज़ ने मेरे कानों में रस खोल दिया। मुझे याद आया, ये तो वही मोटो सी मायरा है। हाँ जी, मेरे मामू की बेटी मायरा, वही मायरा जिससे मैंने जिंदगी में पहली बार मिलने की नाकाम कोशिश की। एक ही बार में वो सारी फिल्म मेरे दिमाग में घूम गई। अगर मुझे पता होता बड़ी होकर इतनी हुसैन हो जाएगी तो मैं उसके लिए चक्कर लगाता रहता। उम्मी पहले सीधी अंदर गई। बात मेरे लिए हैरानी की ये थी कि हम जब भी वहाँ जाते पहले खाला के घर जाते थे, इसके बाद मामू लोगों की तरफ चक्कर लगाते थे। आज उम्मी सीधी मामू के घर गईं और वो भी इतनी जल्दी में, मेरे लिए हैरानी की बात थी। उम्मी के अंदर जाने के बाद मायरा के पीछे मैं भी अंदर चल दिया। मायरा मुझे बड़े कमरे में ले गई जहां मामी से उम्मी मिल रही थी। मामू घर नहीं थे, बल्कि कोई भी घर नहीं था। मैं मायरा को देखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मामी से प्यार लिया। मामी ने मायरा को पानी लाने का कहा, वो बाहर निकल गई। उम्मी और मामी एक दूसरे से हाल चाल पूछने लग गईं। कुछ ही देर में मायरा शरबत बनाकर ले आई। उम्मी ने एक गिलास पीकर बस कर दी, जबकि मेरा दिल मायरा के हाथ से बार बार पीने को कर रहा था। मैंने 3 गिलास पी लिए। जब फिर आगे गिलास किया तो उम्मी ने डांट दिया। मायरा की हंसी निकल गई और मामी ने उम्मी को मना किया, बाजी, फिर क्या हुआ, पी लेने दे, प्यास लगी होगी, पियो मेरा पत। और लेकिन मायरा के सामने बेइज्जती मुझे बहुत लगी। मैंने कहा, नहीं बस मामी। मायरा को गिलास पकड़ा दिया। मायरा ने भी ऐसे ही 1-2 बार कहा। मामी ने भी, लेकिन मैंने ना पिया। और मामी की बातें सुनता कुछ देर उम्मी और फिर बूढ़ होने लगा। मायरा शायद खाना वगैरह बनाने लग गई थी। असर के बाद का वक्त हो गया था। मैं उठकर बाहर आया, लेकिन कोई न था, इसलिए मायरा को देखने के लिए किचन में झांका। वो लकड़ियां जला रही थी। इसने गर्दन घुमाकर देखा और पूछा, कुछ चाहिए? ओह हाँ, मुझे याद आया, और शरबत पीना है, मैं अभी देती हूँ, साथ ही मुस्करा दी। उठने लगी तो मैं शर्मिंदा होकर दाएं बाएं देखते हुए वहां से खिसक गया। मामू लोग जिस घर में रहते थे वो मेरे नाना ने बनवाया था। पुरानी तर्ज का घर था। सामने सहन की तरफ पहले चूल्हा होता था, फिर इसी जगह किचन बन गया। इसके बाद 2 कमरे थे। एक बड़ा कमरा, इसमें भी एक दरवाज़ा था जो एक छोटे कमरे में खिलता था। छोटे कमरे का एक दरवाज़ा सह में था, जबकि एक दरवाज़ा पीछे बनी बैठक और उसके साथ बने डाइनिंग रूम में खिलता था। अगले दोनों दरवाज़ों के बराबर पीछे बैठक और बैठक में डाइनिंग रूम तर्ज का एक छोटा कमरा था, लेकिन उनके दरमियान सिर्फ पर्दा लगा था। मैं छोटे दरवाजे से गुजरकर पीछे बैठक में चला गया।
वहाँ कंप्यूटर पड़ा था। मैंने इसको ऑन किया और उस पर गेम खेलने लग गया, लेकिन मज़ा न आया क्योंकि मैंने ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया था। इसी वक्त अंदर वाला दरवाज़ा खुला। वहाँ से मामू की बड़ी बेटी, जिसका नाम समीरा था, आई। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी थी, लेकिन कद में वो छोटी रह गई थी। पता नहीं किस पर गई थी। हालांकि मामू और मामी दोनों के कद लंबे थे और खूबसूरत भी थी। बाकी बच्चे भी खूबसूरत थे। इसने मुझे बुलाया। इसकी एक आदत थी, वो ऐसे ही गाल पर चुटकी काट लेती थी। बचपन से इसकी आदत थी। इस दिन भी वो मेरे पास आई। इसने मेरी गाल पर चुटकी काटने की बजाय मुझे अपने गले लगाया और पूछा, क्या हाल है? जब इसने मुझे गले लगाया तो मुझे एहसास हुआ, इसका एहसास हुआ। और एक इजाफी बात जो मुझे पता चली वो ये थी कि इससे खुशबू आ रही थी। मतलब वो बहुत गर्म लड़की थी। इसने मुझे किस कर गले लगाया था और इसी तरह ही मेरी गाल पर चुटकी काटी, मेरी जान निकाल दी। मैंने आज तक इसको कुछ नहीं कहा था। शायद इसलिए नहीं कहा था कि इस वक्त बच्चा होता था, लेकिन आज मैंने कहा, बाजी ना करें, अब मैं बच्चा नहीं रहा। वो हंसते हुए मेरी नकल उतारते हुए बोली, बाजी ना करूं, मैं बच्चा नहीं रहा, और हंसने लगी। फिर बोली, अच्छा, तो अब तुम बड़े हो गए हो। जरा मुझे भी तो पता चले कितने बड़े हो गए हो। पहले तो मेरी गोद में बैठ जाते थे, अब पूरे नहीं आओगे। मुझे अपनी गोद में बिठा लोगे? मैं भी जिद में आ गया। मैंने कहा, अब आप मेरी गोद में बैठ जाओ, हिसाब बराबर। आज के बाद मुझे ये बात न कहना। वो झट से तैयार हो गई। चुल्लू बिठाओ मुझे अपनी गोद में, पता चलेगा कितनी देर बिठा सकते हो। क्या इतनी देर बिठा लोगे जितनी देर मैंने तुम्हें बारात के साथ जाते हुए बिठाया था। ये भी एक वाकया था। एक दफ़ा हम शादी पर गए थे। ये इसी शादी की बात है जिसमें मायरा के साथ में लुकन छप्पन छपाई खेला था। सब बच्चों को बारात के साथ जाने के लिए तैयार कर लिया और सीटें कम हो गई थीं, तो बच्चों को बड़ों की गोद में बिठाकर ले गए थे। मुझे समीरा की गोद मिली थी। बारात को पहुंचने में 2 घंटे लगे थे। इस दौरान मैं मुसलसल समीरा की गोद में बैठा रहा था और जानबूझकर उसको तंग करता था। और तो कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे अच्छी फीलिंग आ रही थी। मैं तो बच्चा था, मुझे क्या पता था, लेकिन वो इस वक्त भी जवान थी। 17 साल की तो होगी। इसने मेरे पेट पर अपने दोनों हाथ रखकर मेरी कमर को अपने साथ लगा लिया था। आज जब इसने गोद वाली बात की तो मुझे वो सब याद आ गया। मैंने भी कहा, ठीक है बैठ जाओ, और वो तो तैयार थी। मैं चारपाई पर बैठ गया, इसको कहा, आओ बैठ जाओ, और वो मेरे पास आई। घूमकर मेरी गोद में बैठ गई और हिलने लगी, जिसकी वजह से मुझे बेचैनी होने लगी। एक तो इसका वज़न काफ़ी था, दूसरा बेचैनी भी होने लगी। मैं डर रहा था, अगर इसे पता चल गया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैंने सांस रोकी, बहुत कोशिश की कि इसे मेरी बेचैनी का एहसास ना हो, लेकिन जब बुरा वक्त आए तो किस्मत भी साथ नहीं देती। मेरी लाख कोशिश के बावजूद कुछ न हुआ। दूसरी तरफ अब समीरा ने भी हिलना बंद कर दिया। इसके अंदर से उठने वाली महक बहुत तेज थी। ऐसी महक आज तक मैंने पहले नहीं सूंघी थी। इसने कहा, बिल्लो, अगर मैं गिर गई तो वैसे बिठाओ जैसे मैंने बिठाया था। मैंने कहा, कैसे बिठाया था? मुझे याद नहीं। इसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और अपने पेट पर रख लिए और कहा, ऐसे पकड़ो।
मेरे हाथ अब इसके ऊपर थे, वो कदमें काफ़ी छोटी थी। इसने मेरे हाथ ऐसी जगह पर रखे जहाँ पेट शुरू होता था। अब मेरी बेचैनी को रोकना नामुमकिन हो गया था। और समीरा बाजी भी मेरे साथ लगकर बैठी हुई थी। वो बहुत आहिस्ता बोली, बिल्लो, ये क्या चब रहा है? मैंने कहा, कहाँ चब रहा है? वो बोली, नीचे। इसकी आवाज़ में कुछ था, शायद वो बेचैन हो रही थी। मैंने कहा, क्या नीचे? मुझे कुछ नहीं पता, समीरा बोली, बिल्लो। अब तुम झूठ ना बोलो, तुम्हें सब पता है क्या चब रहा है? मैंने कहा, सच में नहीं पता। दोबारा इसने एक गहरी नज़र मुझ पर डाल ली और मेरे गाल पर हाथ फेर कर उठ गई। जैसे ही वो उठी और मुड़कर मेरी तरफ देखा तो इसकी आंखों में हैरत बपा थी। इसने अपने मुंह पर हाथ रखा और मुझे गहरी नज़रों से देखती हुई चली गई। मैं वहीं चारपाई पर लेटकर समीरा के रवैये के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। मेरी आंख किसी के जोर जोर से कंधा हिलाने से खिली। हिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मायरा थी। मायरा मेरे सरहाने खड़े मेरा कंधा हिलाते हुए कह रही था, नवाब साहब, उधर सोने आए हो? मैंने नीम आंखों से इसकी तरफ देखा। चमकता चेहरा नजर आया। एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा जैसे किसी प्रस्थान में हूँ और कोई प्री मेरे सरहाने खड़ी है, लेकिन हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, हम तो ठहरे नाले के मेंढक। जब इसने फिर अपने लब हिलाए, फूफो आए कि खुद तुम्हें रोटी खिलाएं। मुझे इस बार उसकी आवाज़ से कम अज़ कम ये अंदाज़ा हुआ कि मैं इसी जहान में हूँ। मैंने अपनी आंखें मिले और उठकर बैठ गया और जानबूझकर अंगड़ाई ली, क्योंकि मायरा मेरे बहुत करीब थी। मेरी अंगड़ाई लेने से मेरा हाथ इसे टकराया, लेकिन वो भी कुछ कम न थी। जैसे ही मैंने अंगड़ाई ली और अपने अंदाज के मुताबिक इसको हाथ लगाना चाहा, वो पीछे हो गई। जब मैंने इसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए गोया कह रही हो, अब अंगड़ाइयाँ लेते रहे, मैं खाना लगा रही हूँ, अगर लाड साहिब का मूड हो तो खा ले। वो जल्दी से फिर रुक कर पलटी और बोली, और हाँ, फूफो कह रही थीं कि 3-4 दिन यहीं रहना है, कोई काम है उनको यहाँ, इसलिए अगर तुम जाना चाहो तो कल चले जाना। मैं सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था। वो फिर बोली, वैसे अगर रहना चाहो तो। इतना कहकर वो चुप हो गई। मैंने पूछा भी तो वो हंसकर चली गई, लेकिन मुझे एक सस्पेंस में डाल गई।